फ्रेंड्स, दिस इज तपस आईएएस में आपका स्वागत है। टुडे इज 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। सो आप सबको गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई। और अपना सेशन स्टार्ट करने से पहले करंट अफेयर का सेशन जो अपन रेगुलर लेते हैं, उसको स्टार्ट करने से पहले ही गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। आप लोग जितना ज़्यादा पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में, आप समझिए आप उतना कम जानते हैं गांधी को। तो बहुत सारे इसके ऊपर जो है मतभेद हैं। मैं आपको ये कह सकता हूँ, बहुत सोच समझ के कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों को इनकी बहुत सारी चीज़ों से गांधी वर्सेस होता है, गांधी वर्सेस अंबेडकर। अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस देखेंगे तो गांधी वर्सेस रविंद्रनाथ टैगोर। और इवन जब आप 1920, जब चंपारण का जो इंसिडेंट हुआ था, चंपारण सत्याग्रह के बाद, चंपारण सत्याग्रह, सो वहां पे एक इंसिडेंट, चौरा चोरी इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पे पुलिस वालों को जो है उनकी पुलिस चौकी जला दी गई थी। चौरा चोरी इंसिडेंट, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे, जो बाद में स्वराजिस्ट और वो डिफरेंट टाइप के अलग अलग वो बने थे। तो चौरा चोरी इंसिडेंट के भी बाद गांधी की जो एक वे ऑफ स्टाइल है, या था वे ऑफ स्टाइल ब्रिटिश के सामने, अगेंस्ट ब्रिटिश, वो भी क्वेश्चन हुआ था अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, कि आप किस तरीके से ऑपरेट करेंगे, कैसे आपको इंडिया को कैसे आज़ादी दिलाएंगे। तो गांधी को बहुत बार क्वेश्चनेबल किया गया। गांधी ने हर बार उसको अपने हिसाब से आंसर आंसर देने की कोशिश की। जैसे गांधी के कुछ जो प्रैक्टिसेस थे, जैसे आप देखेंगे कि वो हमेशा ट्रुथ, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह में बिलीव करते थे ये। सो मॉडर्न टाइम में, अभी के रेलिवेंसी में भी गांधी उतनी ही जीवंत है, उतनी ही जिंदा है जितना उस समय हुआ करते थे। तो गांधी के बारे में आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री अगर आप देखेंगे ना, तो उसका 80% सिलेबस आपको गांधी के आसपास घूमता हुआ नजर आएगा। तो इतने रेलिवेंट उस समय भी थे और आज भी हैं। तो गांधी जयंती हमें वो सोचने का एक मौका देता है कि अपने अंदर झांको कि मैं कितना सच कहता हूँ, कितना आप वायलेंस, नॉन वायलेंस पे टिके थे। और अभी आप देखो कि रशिया वर्सेस यूक्रेन हो रहा है, अर्मेनिया वर्सेस अजरबैजान हो रहा है। तो लगातार तो चल ही रहा है। तो ऐसा नहीं है कि उस समय पे रेलिवेंस था क्योंकि ब्रिटिशर्स कोलोनाइज थे हम, तो गांधी था तो उस समय पे। अब किससे लड़े, अब कहाँ पे। आप अपने घर में देखो, आसपास देखो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो आया, क्यों आया? वायलेंस है, इसीलिए इस टाइप के एक्ट लेके हमें आना पड़ रहा है। और बात एक इनकी जो प्रैक्टिस रही, वो है ट्रुथ। तो ट्रुथ की तो सच्चाई तो जो है, जो सच लड़ने का, जो सच बोलने का है, वो तो खत्म हो गया है। कि आप 100 में से बहुत कम समय ऐसे होते होंगे जब आप, मैं, लोग जो हैं वो सच बोलते होंगे। हम रिलेटिव सच बोलते हैं, कहाँ पे कितनी जरूरत है उतना सच बता देंगे, ठीक है। लेकिन आपको हर काम में, अपने प्रोफेशन में सच्चाई लानी है, अपने उसमें आपकी सत्ता होनी चाहिए, झलकनी चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो स्टूडेंट है आपका, अगर काम स्टूडेंट है, अगर मैं एडवोकेट हूं तो मैं कोशिश करूं कि कम से कम जो प्रोफेशन बर्बाद हो गया है उसको, कि किस तरीके से हम सच का, कम से कम सच के लिए लड़ाई लड़ें, सोशल जस्टिस की बात करें। सत्याग्रह का मतलब था उस समय डिमोन्स्ट्रेशन अगेंस्ट गवर्नमेंट के सामने सत्याग्रह, कि अपनी बात रखना, किस तरीके से सत्याग्रह का, सत्य, जो सत्य के साथ आग्रह करे। तो बहुत सारी चीजें हैं गांधी के बारे में, जितना बोलूंगा शायद कम होगा। पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के आसपास, चाहे वो चंपारण सत्याग्रह हो, चाहे वो खेड़ा हो, अहमदाबाद मिल हो, चाहे वो फिर नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, या फिर भारत छोड़ो, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट है। इससे पहले जो है भी गांधी जी जो एक्टिव थे, साउथ अफ्रीका में एक्टिव थे, एक अच्छे एडवोकेट थे, लॉयर थे, एक अच्छे एडवोकेट थे, एक अच्छे अटर्नी थे, ठीक है। तो इनके बारे में, साथ साथ इनके साथ साथ आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जो है वो जयंती है। तो उनको, उनके लिए भी आप सबको बधाई, ठीक है। कि मोस्टली लोगों को ऐसा लगता है कि गांधी जो है वो बहुत सारी पर्सनैलिटी को जो है वो उधर थोड़ा सा नीचा कर देता है, लेकिन ऐसे नहीं है। हर पर्सनैलिटी की एक अपनी एक डोमेन था उस समय पे। और उनके बीच में हमेशा, जैसे आप दो दोस्त होंगे जो बहुत अच्छे होते होंगे,
और कभी कभी आपको डिस्प्यूट होगा, आप किसी से एग्री करते होंगे, कभी कभी आप उनकी बातों से डिसएग्री करते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी कम नहीं होती अपने दोस्तों के सामने। सेम चीज़ें गांधी के साथ था, रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ था। गांधी जी के गुरु थे गोखले साहब, उनसे उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ठीक है, गांधी और उसमें जो बाल गंगाधर तिलक हैं, गांधी और बाल गंगाधर तिलक में बहुत सारे जो हैं वो डिफरेंसेस थे कि एक गरम दल फिर एक नरम दल, उसमें से क्रिएट होना, दोनों को बैलेंस करना। सो आप सब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे, तो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर नहीं लेना चाहता था। तो गांधी के बारे में आज एक पोस्टर आया, दिल्ली सरकार ने अभी डाली है, तो द हिंदू में, तो मैं उसको पढ़ देता हूँ। आई विल स्ट्राइव फॉर एन इंडियन इन विच इवन द पुअरेस्ट ऑफ पुअर। गांधी हमेशा जो बहुत दूर खड़े लोग हैं उसके बारे में सोचा करते थे कि पुअरेस्ट ऑफ पुअर शैल फील दैट देयर दिस इज देयर कंट्री एंड ए कंट्री वेयर देयर वॉइस मैटर्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है महात्मा गांधी का। जो दूर दराज के लोग हों, आप अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में जाते हैं तो उससे उनका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा आपके बनने से। लास्ट माइल जो बोलते हैं ना, कि दूर से सबसे लास्ट वाले को देख लो, ठीक है, अंतिम छोर में जो सबसे लास्ट में खड़ा हो, उसके बारे में आप पूछो कि आपने उसके लाइफ में क्या फर्क, आज जो आप कर रहे हो उससे उनके लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। सो गांधी हमेशा इस विचारधारा को, ऐसी चीजों को फॉलो किया करते थे, और उसका वॉइस इंडिया के 140 करोड़ में हर एक बंदी की वॉइस जो है वो मैटर करता है। तो इस टाइप का एक स्टेटमेंट आया था, एक टाइप का महात्मा गांधी का कोटेशन। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो हमारा डेली का करंट अफेयर का डिस्कशन है। सो जीएसटी का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो स्लो हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जीएसटी जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, गुड परफॉर्मेंस ये नहीं परफॉर्म कर रहा है, ऐसा मत मान लेना। क्योंकि अगर आप आंकड़े देखोगे तो 2022 का आंकड़ा देखोगे, 23 से कंपेयर करोगे तो 1.60 लाख था शायद इसमें, और इसमें जाके ये बढ़ के 1.63 है। तो जीएसटी तो अच्छा परफॉर्म कर ही रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्सेज होते हैं बहुत सारे इनडायरेक्ट, एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है। जो लोग नए हैं इस चैनल पे वो इनडायरेक्ट टैक्स समझें, इसको लिखें, और धीरे धीरे इकोनॉमी भी स्ट्रॉन्ग कर दूंगा मैं आपकी, आप टेंशन मत लो। तो ये एक टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स है, और बहुत सारे टैक्स जो इनडायरेक्ट टैक्स होते थे उसको सबज्यूम्ड किया है। तो इसमें इसने बहुत सारे जो टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स हैं उसको हटा के सरकार ने एक इस टाइप का टैक्स लाया, उसको जीएसटी बोल देते हैं। पहले स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कत हुई जीएसटी को लेके, 2017 के आसपास की चीजें हैं ये, ठीक है, जिनको नहीं पता है। उसके 2017 में ये चेंजेज हुए, उससे पहले भी गवर्नमेंट लाने की कोशिश की थी इस टाइप की इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? जो डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिसमें आप लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो? तो डायरेक्ट टैक्स वो टाइप का, इस टाइप का लिख लो अगर किसी को नहीं पता है, कि डायरेक्ट टैक्स इन विच द कस्टमर कैन नॉट ट्रांसफर लाइबिलिटी, यू विल हैव टू पे दैट। सपोज आप इनकम टैक्स क्या होता है? एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है। कॉर्पोरेट टैक्स एक टाइप का डायरेक्ट टैक्स है, कि आप जितना कमाओगे उसका इतना, हर जो भी सरकार के स्लैब होंगे आपको उतना परसेंट देना पड़ेगा, और यू विल हैव टू पे दैट। नन ऑफ द अदर कम्स इन फ्रंट ऑफ यू और इन फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट, से दैट कि आई विल पे इन ऑन द बिहाफ ऑफ सुमित या समबडी एल्स। सो आपको डायरेक्ट टैक्स में लाइबिलिटी फिक्स है कि जिसकी लाइबिलिटी वो पे करेगा। इनडायरेक्ट टैक्स में बर्डन शिफ्ट हो जाता है, कस्टमर को चला जाता है, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे टैक्सेस है, जीएसटी उसका एक एग्जांपल। सो जीएसटी में अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सो ये ऐसे देख के घबराना नहीं है कि जीएसटी रेवेन्यू ग्रोथ जो है स्लो हो गया, नहीं। वो कंपेयर करते रहते हैं, 1-2 महीने पे, 3 महीने पे, 4 महीने पे, उसमें कम हुआ है। ओवरऑल तो साल में जो है पिछले साल से कंपेयर, एक वन फाइनेंशियल ईयर तो पकड़ोगे ना, वन फाइनेंशियल ईयर तो पकड़ोगे ही। तो फाइनेंशियल ईयर पिछले से कंपेयर करोगे, सितंबर में क्या था अभी का क्या था, तो उसमें तो ज्यादा ही है, तो कोई टेंशन की बात नहीं। नेक्स्ट, अब ये एटीएफ क्या है, और एलपीजी के प्राइस में थोड़ा सा, इसमें थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। तो एटीएफ तो एविएशन टरबाइन फ्यूल होता है, जो जिस पे हवाई जहाज चलती है, ठीक है, एरोप्लेन जो चलती है, तो ये वाले फ्यूल है ये। तो मार्केट इसको डिपेंड करती है, मंथली जो है उसके बेस पे वो अपडेट करती है। तो उसने अभी क्या किया है, जो फ्यूल है एटीएफ उसकी प्राइस को बढ़ा दिया है। ये तो इसका मतलब बढ़ाना मतलब रिवाइज करता है, वो तो रिवाइज किया। और साथ में एलपीजी के प्राइस जो हो गए हैं, जो जो एलपीजी तो को दो टाइप के होते हैं, एक तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए होते हैं, एक डोमेस्टिक के लिए होते हैं,
और दूसरा जो पर्पस होता है वो होता है कॉमर्शियल पर्पस के लिए। होटल वोटल वाले को आपने देखा होगा ना, बड़े बड़े चूल्हे होते हैं, 19 केजी वाले होते हैं उनके पास, और अपने घर वाले सारे 14 केजी वाले होते हैं। तो आप देखोगे तो कॉमर्शियल वाले का जो प्राइस है उसको अपडेट किया है। और यस, अगर ये अपडेट होगा, अगर इसको रिवाइज करोगे, इसको चेंज करोगे, कुछ 200-250 रुपए बढ़ाए हैं, मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। ऑलवेज सेड कि अगर आप मेरा वीडियो देखते हो तो आप कंसेप्ट के ऊपर फोकस करो। तो मैं ये कह रहा हूं कि रिवाइज हुआ है, प्राइस चेंज हो गया, तो अगर ये होगा तो चीजें महंगी होंगी, फिर जो कंज्यूमर्स को है, कंज्यूमर को अगर होटल वोटल महंगा होगा तो कंज्यूमर्स को ये सब चीजें महंगी पड़ेंगी, तो आप समझ लो कॉस्टली पड़ेगी। तो ये इम्पैक्ट है। डोमेस्टिक को अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने, उनको मोदी सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कम किया है, ठीक है। कुछ प्राइस उसके एलपीजी के प्राइस बहुत ज्यादा हो गए थे, तो उसको कम किया, रिवाइज किया था और कम किया था। तो उस हिसाब से देखना। और जब इस टाइप की चीजें, बातें आपको समझ में आने लगी कि ये एलपीजी इस टाइप का होता है, डोमेस्टिक और कॉमर्शियल, ठीक है, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एक गवर्नमेंट का प्लान भी है, एक पॉलिसी भी, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना, तो बहुत सारे लोगों को इसमें ना गैस सिलेंडर, चूल्हा बांटना है, सिलेंडर CY, और कभी गैस चूल्हा। सो आपको ये बांटना है और फिर रिफिलिंग भी देनी है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें हैं। रिफिलिंग में बहुत लोगों को दिक्कत हुई है, तो रिफिलिंग क्रिटिक्स में लिख सकते हो आप। जब आपको निगेटिव लिखना हो तो आप क्रिटिक्स लिखो कि रिफिलिंग इज वन ऑफ द चैलेंज विच विल हैव टू टैकल। सो आपको रिफिलिंग का चैलेंज जो है वो टैकल करना पड़ेगा कि वंस यू हैव गिवन ऑल द फैसिलिटी टू द पुअर पीपल ऑफ द सोसाइटी, फॉर आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 3 to 6 मंथ, जब रिफिलिंग का टाइम होता है तो दे डोंट हैव ए मनी। सो उस समय भी उनको सब्सिडाइज रेट पे आप उनको कुछ देना चाहिए, क्योंकि वो इतने गरीब, इतने अगर अच्छे होते, अगर इतने ज्यादा उनके पास अगर आर्थिक रूप से मजबूत होते, तो वो तो आपसे वो लेते ही नहीं इस टाइप की जो योजना, वो तो खुद ही खरीद लेते। तो रिफिलिंग को भी टैकल करने की जरूरत है। तो ये क्रिटिक्स है कि प्रधानमंत्री का ये जो योजना है, उज्ज्वला योजना, एलपीजी कनेक्शन जहां देना होता है, वो उसमें एक ड्रॉबैक है रिफिलिंग का, जो बहुत दिन बाद पेपर लगातार लिखता रहता है, या आज नहीं लिखा है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से पढ़ने के बेस पे मैं आपको बता रहा हूं कि रिफिलिंग इज वन ऑफ द बेस्ट प्रॉब्लम। उनका हिसाब से इनको डील करना बहुत जरूरी है। सो ऑपोजिशन के लिए तो बहुत ज्यादा बेस्ट ही हो गया ना, कि आप सोच के देखो कि अगर आपने ये दिया और अगर आपको अगर ये बोले कि रिफिलिंग नहीं हो रहा, तो उनके लिए आप बना बनाया दे दिया, एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी ऑपोजिशन के लिए कि आपके इतने अच्छे स्कीम जो है तो वो भी चैलेंज हो जा रहा है। तो इसको रिफिलिंग के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए था। सो दिस इज ऑल अबाउट एयरलाइंस। अब ये कितना परसेंट बढ़ गया, उससे क्या होगा? अब मैंने पहले बोला कि अगर फ्यूल महंगा है टरबाइन का, तो फेयर महंगा है, तो आपको फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो महंगा पड़ जाएगा। और अभी जो है, जो फेस्टिवल का सीजन है, फेस्टिवल का सीजन है, तो ऐसे समय में महंगा होगा, तो थोड़ा सा जो कंज्यूमर्स है उसको दिक्कत होगा। सो उसको देखने की जरूरत है। अब ये पहले कितना किलो लीटर बिकता था, कभी कभी हो सकता है इंटरव्यू में ऐसा पूछ दे कि एटीएफ का प्राइस क्या होता है, तो आपको याद रखना कि 1 लाख के आसपास होता है ये, करीब करीब किलो लीटर, 1 लाख पर लीटर ये फ्यूल। तो आप उसको याद रखना, कभी कभी पूछ देते हैं ये लोग, ठीक है, कि आपको इंटरव्यू में पूछ दिया कि आपको पता है कि जैसे यूरिया पूछ देते हैं कई लोग, यूरिया कितने रुपए किलो चल रहा है पता है आपको, ऐसा पूछ देंगे, तो आप उस समय बोलोगे कि हमको पता ही नहीं है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको अगर एटीएफ पूछ ले कि आप बताओ कि एविएशन टरबाइन फ्यूल जो है वो कितने रुपए लीटर आता होगा, 200 रुपए, 500 रुपए, 5,000 रुपए, ऐसा तो नहीं बोलना सर, नहीं ऐसा नहीं है, वो 1 लाख रुपए के आसपास लीटर आता है। तो आफ्सपा जो है वो 4 डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया गया। तो ये 1990 के आसपास जो था, यहाँ पे असम में आया था। जब किसी एरिया को डिस्टर्ब हो जाता है तो वहां पे आप जो है वो आर्मी को दे देते हैं वो एरिया, और वो उसको कोशिश करता है कि उस एरिया को स्टेबल बनाए, पीसफुल बनाए। तो डिस्टर्ब एरिया करके एक कंसेप्ट है, डिस्टर्ब एरिया करके एक कंसेप्ट है, जो आफ्सपा में लिखा रहता है, इसके एक्ट के में लिखा है कि डिस्टर्ब एरिया होगा तो वहां पे ये लोग जाएंगे, उसको सुधारेंगे। सो 1990 के आसपास था, बहुत दिन हो गए, तो उसमें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को अब हटा दिया गया। 4 डिस्ट्रिक्ट में केवल बचे हैं उधर, डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर एंड चैराडीयो। ये 4 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे अभी असम में, जहां पे आफ्सपा अभी रहेगी, 6 महीने के शायद और रहेगी, एक्सटेंड होगी, तो उसको एक्सटेंड किया है, ठीक है, 6 मंथ के लिए, मोर मंथ के लिए, ठीक है।
तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और अदर स्टेट में भी आप देखिएगा कहाँ कहाँ जो है आप पर जो है लगा हुआ है। अभी जॉनसन एंड जॉनसन वाला केस आप सबको मैंने पढ़ाया है, ठीक है, फिर भी रिपीट कर देता हूँ कि जॉनसन एंड जॉनसन एक बहुत साल पहले एक दवाई की, मेडिसिन की खोज की थी जिसको बीडाक्यून बोलते थे। क्या बोलते हैं उसको? बीडाक्यूलाइन, बीडाक्यूलाइन, ठीक है। सो ये मोस्टली किसमें? टीबी में यूज होता था, टीबी के मरीजों में। तो ये इन्होंने क्या किया, पेटेंट, दोबारा पेटेंट लेने के लिए गए। इनका जो पेटेंट होता है, पेटेंट एक पर्टिकुलर टाइम के बाद खत्म हो जाता है, तो वो दोबारा इंडियन गवर्नमेंट के पास गए और उसको रजिस्ट्रार के पास उसको पेटेंट कराने के लिए। तो सरकार ने अभी इस बार दी नहीं। तो इसका रीजन पूछ रहे हैं कि क्यों नहीं दी। तो इसका रीजन ये है कि आपको जितना आप उसको प्रॉफिट उस दवाई से जितना आपको कमाना था आपने कमा लिया, अब उस दवाई को आप जनरल लोगों के लिए छोड़ दो ताकि उसका कॉस्ट कम हो जाए। तो देर आए दुरुस्त आए। तो जॉनसन एंड जॉनसन अब समझ गए, बोले कि हाँ ठीक है, मैं जो मिडिल और लोअर मिडिल इनकम वाले कंट्री हैं वहां पे पेटेंट के लिए अप्लाई नहीं करूंगा। तो आपको अगर पूछे कि बीडाक्यूलाइन के बारे में, तो आप ये बोलना कि अब ये पेटेंट वाली दवाई नहीं है। और सोचो कि कितना आसान हो जाएगा कि एक नॉर्मल लोगों के लिए टीवी टीवी के जो ड्रग्स हैं उसको लेके बहुत पेपर लिख रहा है, क्योंकि इसमें शॉर्टेज है, इंडिया में शॉर्टेज चल रहा है बहुत सारी ऐसी जगह से। 2 दिन पहले का पेपर है, जब मैं पढ़ रहा था उसमें लिखा था कि इनके बहुत सारे ऐसे दवाई हैं जिनको 1 महीने के बाद, इनके पास 1 महीने के भी नहीं है। स्टेट के पास एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आपके पास उनका डिपॉजिट होता है, रखा रहता है स्टोर में उसको, कि इतना दिन के लिए, 2 महीने 3 महीने के लिए जितने भी टीबी के लोग मरीज हैं उनको दवाई मिल सके। लेकिन स्टेट के पास अब उतना बचा ही नहीं है। और स्टेट ने बहुत बार ये ऑब्जेक्शन लिया है सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने में, WHO भी उसके ऊपर निगरानी रखी हुई है कि शॉर्टेज ऑफ जो टीबी ड्रग्स जो है वो कैसे हो सकता है। तो टीबी अगर इस समय पे अगर ऐसी खबर आएगी तो ये अच्छा है कि बीडाक्यूलिन जो है अब ये भी काम करेगी, क्योंकि इसका जो जेनेरिक्स दवाई है वो इंडिया बना लेगी और उसको देगी। तो उसका ओरिजिनल नाम, जो उसका जो कंपनी का नाम था, जो ब्रांड नाम था, उसको सिटुओ बोलते हैं। और वो बीडाक्यूलिन के उस टाइप चीज से बनी होती है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में। अब वो MDR XDR टीबी वो भी आप पढ़ लेना, अगर आपको नहीं पढ़ा है तो मेरी वीडियो में लिखा है, मैंने बता दिया है, अगर आप देख लो एक बार। MDR टीबी होता है और XDR टीबी होता है, तो 2 टाइप के टीबी भी है। सो यस, ये मणिपुर में बहुत लोग ये कह रहे थे कि जब आप कुकी की बारी आई वर्सेस मैती, तो आप कुकी में अगर एक इस टाइप की एक बहुत बड़ा ऑफेंस हुआ था जब उस वुमेन को नेक तरीके से किया गया था और सारे लोग जजमेंट आप लेने लगे थे और उसके बारे में लिखने लगे थे सोशल मीडिया में व्हाट्सएवर। सो आप इसके लिए तो बहुत एक्टिव थे। तो ऐसे मैती के 2 स्टूडेंट हैं जिनको उठा लिया गया था, जिनको गायब कर दिया गया था, और उनको कहाँ है, उनका क्या है। तो उसकी जो ऐसे कंडीशन में आपको इनके लिए भी उतनी ही चीजें जो है, सेंसेशन जो है आपको वो होना चाहिए, आप सेंसिटिव होनी चाहिए आप इसको। तो उसको लेके थोड़ा सा था। तो अभी जो है CBI ने जो इन 2 बच्चे जो थे जिनको किडनैप किया गया था, उसके जिसने किडनैप किया था उसको 4 लोगों को उसमें हिरासत में लिया है। और ये चारों लोग जो है वो हिल डिस्ट्रिक्ट से आते हैं। जो चूरा चांदपुर जो है, जो हिली एरिया है जहाँ पे कुकी कम्युनिटीज जो है वो स्ट्रांग है, तो वहां से उनको अरेस्ट किया है। तो ये तो एक साइड का हो गया कि अगर आपको मैदी स्टूडेंट को अगर किसी ने किडनैप किया और उसको मार दिया, ठीक है, तो उसको अभी एब्डक्शन करने के बाद किल किया, उसको मार दिया गया, तो CBI ने उसको अरेस्ट किया, ठीक है। और मोस्टली कुकी कम्युनिटी से वो, उसमें से 2 लड़के हैं और उसमें 2 मतलब औरत भी हैं, वुमेन भी है, तो उनको अरेस्ट किया। लेकिन जो इधर से जो खबर आ रही है, दोनों पक्ष को बताना जरूरी है। सो यहाँ के इनके जो कुकी कम्युनिटीज के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ये कह रहे हैं कि ये एक टाइप का एलिगेशन है, वो तो रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, प्रेसिडेंट है वो हैं, इसीलिए उनको अरेस्ट कर लिया गया है। और इंडेफिनिट शटडाउन के लिए जो चूरचांदपुर हो गया उसको मंडे से इंडेफिनिट और क्लोज किया, शटडाउन किया जाएगा, डिमोन्स्ट्रेट किया जाएगा इस अरेस्ट के अगेंस्ट में। और ये एक टाइप का आर्बिट्री अरेस्ट है, ठीक है। दिस शुड बी कि आपको कोई ऐसा आपको एविडेंस मिला क्या, या कुछ इस टाइप का चीजें। तो ये एक साइड का हो गया और ये दूसरे साइड का, तो मैथी वर्सेस कुकी, और बीच में अभी CBI है। तो आप याद रखिएगा CBI ने अरेस्ट किया है।
तो करंट डेवलपमेंट मैं तो इसके बारे में, मैथी और कुकी के बारे में सब कुछ बता दिया हूँ, लेकिन धीरे धीरे करंट डेवलपमेंट जो भी होगा वो इस न्यूज से मैं हटूंगा नहीं, इसको फॉलो अप करता रहूंगा, आपको बताता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे स्टेबिलिटी होना, यहाँ पे पीस डेवलप होना बहुत जरूरी है। जब तक वो एक दूसरे को सुनेंगे नहीं, बैठेंगे नहीं, मैं हमेशा इस चीज में बिलीव करता हूं और मानता हूं कि अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप टेबल पे बैठे डिस्कस करें। डिस्कशन इज द लास्ट ऑप्शन नहीं बनाना चाहिए, डिस्कशन को पहला ऑप्शन बनाओ, लास्ट ऑप्शन अलग होता है। तो ये टेबल पे आ नहीं पा रहे और इसमें बहुत सारी लूप होल्स हैं जिसको बारे में मैं लगातार डिस्कस करता रहा हूं। सो मैथी वाले स्टूडेंट को, इनके हिसाब से मैथी लोगों को कि जस्टिस मिला कि उनको अरेस्ट किया गया, सामने वाले जो भी जिसने भी ऑफेंस किया था उसको उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया है। सो दिस इज ऑल अबाउट मैथी और कुकी। नेक्स्ट, कश्मीर का बैट इंडस्ट्री जो है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, और करीब करीब 1-1.5 लाख बैट जो है वो हर साल बेच रहा है, तो अच्छी बात है कश्मीर में, और ये पहले से होता रहा, आज नहीं, बहुत पुराना इनकी हिस्ट्री है। तो अभी वर्ल्ड कप जो है वो इंडिया में हो रहा है, तो उसके लिए कुछ जो अफगानिस्तान के प्लेयर हैं वो कश्मीर के बने हुए बैट से खेलेंगे, तो उसके लिए तो ये प्राउड मोमेंट है अपने लिए। तो और यहाँ पे इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, बहुत सारे लोगों को जॉब मिलती है, एक टाइप का टूरिज्म भी उससे इंक्रीज होता है कि कहाँ के बैट से खेल रहे हैं। और उन्होंने इसमें ऐसा लिखा भी है कि एक यूएई का प्लेयर था जिसने जो श्रीलंका के साथ मैच था तो उसको सबसे लंबा छक्का मारा, तो कश्मीर के बैट से मारा था। तो इस टाइप की चीजें, और ये अच्छा है, प्रमोट करके उसको बेचने में अच्छी चीजें हैं। ये ओपीएस वर्सेस एनपीएस चलता रहेगा अभी, जब इसके ऊपर नया जब तक कुछ आएगा नहीं, कि ओल्ड पेंशन स्कीम वर्सेस न्यू पेंशन स्कीम। ये ओल्ड पेंशन वाले ये कह रहे हैं कि 2004 के बाद जितने लोग भी रिटायर होंगे तो उसको एनपीएस में लेके आया जाएगा, और वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, कि हमको उससे पुराने वाले ही ओपीएस में ही रखो, क्योंकि इनसे इनकी जो पेंशन है न्यू पेंशन स्कीम में वो कम हो जा रही है इनके हिसाब से। तो उसके लिए उन्होंने डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे हैं रामलीला मैदान में, तो उसको लेके है। और बहुत सारे गवर्नमेंट जो है वो जो ओपीएस को है वो लागू कर दिया, जैसे हिमाचल प्रदेश अभी नया नया लागू किया है, पुराने स्कीम पे, ओल्ड पेंशन स्कीम पे आ गया। सो 2004 के बाद जो रिटायरमेंट होगी, बस केवल अभी के लिए इतना याद रखो, 2004 एक टाइम फ्रेम रख लो, इससे पहले वाले का अपना पुराना स्कीम चलता रहेगा, इसके बाद एनपीएस लग जाएगा जो 2004 के बाद जो भी रिटायर होंगे। तो वो लोग नहीं चाह रहे, वो बोल रहे कि हमको भी पुराने में ही रखो, क्योंकि ये मार्केट पे, एनपीएस मार्केट पे डिपेंडेंट है, और ये इसमें शेयर मार्केट पे लगा है, क्या है वो मैं सब किसी दिन बता दूंगा, लेकिन ये समझो कि ओपीएस पे थोड़ा सा बवाल है। तो पूछ लें कि ओपीएस का क्या नुकसान है एनपीएस का, तो अपन अभी ये बढ़ेगा तो मैं उसको क्लैरिटी के साथ बता दूंगा। अब मालदीव में गवर्नमेंट चेंज हो गई जो इंडिया को बहुत हेल्प करती थी। मतलब हेल्प क्या है कि, मतलब ऐसा है कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ऐसा बोला जाता है कि आपके अच्छे फ्रेंड हर जगह होने चाहिए। तो मालदीव जो था वो इंडिया का एक टाइप का फ्रेंड हो गया था 2018 के बाद, और 2018 में जो चुन के आए थे वो उनके काफी, मतलब वो इंडिया फर्स्ट को मानता था, इंडिया फर्स्ट, इस टाइप की पॉलिसी चलाता था कि इंडिया और चाइना को प्रेफरेंस कम मिलता था। लेकिन अब वो जो वहां के प्रेसिडेंट थे वो हार गए, तो वो हार गए तो हमको मिस्टर म्यूजू वो जीते हैं, तो इनके साथ अब अच्छे रिलेशन टाइप बनाना पड़ेगा, डीप टाई करना पड़ेगा, तो वो उसके लिए बोल रहे हैं। तो उसमें कुछ है नहीं, तो उसमें केवल यही है, और अपने को अच्छा रिलेशन डेवलप करना है। तो किसी की भी सरकार आई, ऐसे तो ट्रंप और बिडेन की सरकार, ट्रंप जब की सरकार थी तो इंडिया के साथ अच्छा था, फिर बाद में बिडेन आए तो बिडेन के साथ भी अच्छे ही हमारे रिलेशन हैं, तो वो नहीं है, वो मेंटेन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो बस यही है, तो चिंता है इनको कि कैसे चाइना को कैसा, वो कंपटीटिव है चाइना हमारा, तो वहां पे वो रिप्लेस ना करे, तो कोई इतनी बड़ी चीज है नहीं। फॉरेन डिप्लोमेट्स तो इसीलिए होते हैं ना कि ऐसे जो सिचुएशंस हो, जब आप लोग बनोगे तो ऐसे सिचुएशन में आपको किस तरीके से काम करने, एडवर्स कंडीशन में काम करने के लिए आप लोग बने हो, ऐसे नहीं कि सब जीत ही रहे हैं तो फिर उसमें क्या दिक्कत है। सो एसपीआई को लेके है कि स्टैटिस्टिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स होता है, वो वर्ल्ड बैंक निकालती है, बस केवल इतना याद रखो। इस पूरे आर्टिकल में कुछ भी नहीं था, ठीक है, कितने पॉइंट से क्या बढ़ा, क्या, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। वर्ल्ड बैंक एक कंपाइलेशन करती है, स्टैटिकल
परफॉर्मेंस इंडिकेटर को लेके, एसपीआई को लेके, जिसमें रैंक इंडिया को 67 मिला है, बस दैट्स इट। अब इसमें डेटा का कैसे यूज हुआ, तो उसमें इसके 5 पीरियड होते हैं, वो पांचों डिस्कस करना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो आप जैसे डेटा का यूज किया 5 पिलर्स में है कि डेटा यूज कैसे करेंगे, डेटा की सर्विस कैसे करेंगे, डेटा प्रोडक्ट क्या होगा, डेटा सोर्स क्या होगा, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, सबका इसमें दिया है। नॉट रिक्वायर्ड, पढ़ना नहीं है तुम्हें। पिलर स्कोर बताता है कितना स्कोर, हमको स्कोर से भी नहीं मतलब है, आप पीएससी के एग्जाम नहीं दे रहे हो कि स्कोर पूछेगा। सो इस टाइप की चीजें हैं, तो इसको तुम स्किप कर सकते हो, बच सकते हो इसको। सो केवल याद रखना कि वर्ल्ड बैंक एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक, जो एसपीआई, स्टैटिकल परफॉर्मेंस इंडिकेटर निकालती है, और 5 पिलर हैं बस डेटा से रिलेटेड, वो पांचों पिलर्स, दैट्स इट। पढ़ाने को तो क्या है, ये सब पढ़ा दूंगा, लेकिन कॉस्ट टू बेनिफिट रेशियो कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, ये जजमेंट मैंने आपको बता दिया है कि वचाथी जजमेंट जो है वो वही है ना कि तमिलनाडु में क्या हुआ बहुत साल पहले, कितने साल पहले का केस है पता नहीं है, कि जो सैंडलवुड का केस लगा दिया कि सैंडलवुड कि इसकी ये लोग क्या करते हैं, स्मगलिंग करते हैं ट्राइबल के ऊपर, समझ में आया? तो इसको स्मगलिंग करते हैं यहाँ पे, और उसको लिए जो एडमिनिस्ट्रेटर था, जितने एडमिनिस्ट्रेशन के बंदे थे, उसने क्या किया, उसने वहां पे बहुत सारे वुमेन थे और गर्ल्स थी एक आध उसमें, उसके साथ एक टाइप का हीनियस क्राइम, रेप, और वो अटेम्प्ट किया, रेप हुआ, ठीक है। और कुएं में जो है ट्राइब, क्योंकि ये लोग ट्राइबल थे, सो उसके कुएं में, वेल में पॉइजन वाइजन डाल दिया, और बहुत सारे लोग, 60-65 लोग की उसमें डेथ हो गई। सो इसको लेके जजमेंट आया था, तो सेशन कोर्ट ने ट्राइबल लोगों के फेवर में दिया था। तो फिर ये लोग हाई कोर्ट चले गए, जो ऑफिसर लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स लोग, और ये हाई कोर्ट चले गए, तो हाई कोर्ट में स्टे लगा दिए। अब हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है और बोला है कि इनको कन्विक्ट किया जाए और कंपनसेशन भी दिया जाए, सरकार को बोला है कंपनसेशन भी दो। तो उनको जस्टिस मिला है। तो उनमें यही दिखा रहा है कि कैसे, अगर आपको जुडिशरी पे भरोसा हो, अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट होना कितना जरूरी है, यहां से आप आंसर में लिख सकते हो। रेलिवेंसी ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस। सो ट्राइबल जैसे लोगों को एसटी एससी एक्ट भी लगा था, बहुत सारी चीजें लगा था, ठीक है। तो ये आदिवासी राइट की जीत हुई है, एक एसटी एससी एक्ट की भी जीत हुई है। लोग बोलते हैं ना एसटी एससी एक्ट की रेलिवेंसी कितनी बची, ये बची है भाई कि 20 साल के बाद भी उसको जस्टिस तो मिला। तो हमारे यहां ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको जस्टिस भले ही डिले मिले, लेकिन आपको जस्टिस मिले, ये इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग कहते हैं कि जस्टिस डिले इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड होता है, करेक्ट है, मैं इसको मानता हूं कि अगर आप ये कहते हो कि जस्टिस डिले इक्वल्स टू जस्टिस डिनाइड, तो ये तो है, सही कह रहे हो। लेकिन इस डिले जस्टिस के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बहुत सारी चीजें, जो स्टाफ की कमी है, वो स्टेनोग्राफर की कमी है, वो वैकेंसी जो आप नहीं भर रहे हो, वो गवर्नमेंट वैकेंसी नहीं भर रही है, कितने हाई कोर्ट में तो सीट खाली है, ये इस जस्टिस की यहां की वजह से डिले हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमारे जो जज हैं वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, वो अपने क्षमता से ज्यादा काम कर रहे हैं। आप यहां पे कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर, इस सब चीजों को सुधारो। तो अगर आपके पास इतना साधन होगी, सब कुछ संसाधन होगा, और लोग पढ़े लिखे लोग होंगे, जज वहां पे बैठेंगे, स्टेनोग्राफर्स होंगे, डिजिटल आपके पास एविडेंस लेने के आपके पास सिस्टम होगा, तो जस्टिस डिले नहीं होगा। लेकिन किसी वजह से अगर आप लेट हो रहे हो, तो आपको इनजस्टिस नहीं करना है। जज कभी भी कोशिश नहीं करता है, कभी आप सुने नहीं होगे कि वो कोशिश हमेशा करेगा कि जज जो है हमेशा कोशिश करता है कि वो क्या हो, कि एक टाइप का फेयर जो हो, चांस मिले सबको, कि ताकि वहां से जस्टिस निकल के आए, वहां से एक टाइप का जजमेंट जो हो वो इस टाइप का हो कि वो एक टाइप का प्रेसिडेंट बने। तो इनजस्टिस एक के साथ भी नहीं होना चाहिए, इसीलिए आपका जो जस्टिस जो है वो थोड़ा सा कभी कभी
डिलेड हो जाता है। और इसलिए बोलते हैं ना कि एक केस कोर्ट में चला गया 10 साल लग जाता है, लेकिन आप 10 साल के बाद खुश तो होते हो जजमेंट से, नहीं खुश होते तो फिर रिव्यू पिटीशन फाइल करते हो। बहुत सारी चीजें हैं, वो उसमें डिटेल में नहीं ले जाना था। तो इस वाले केसेस में जो आदिवासी लोग हैं उनको जस्टिस मिला है, भले लेट मिला है लेकिन मिला है जस्टिस। और फिर इसमें इसमें राइटर ये भी बोलते हैं कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट गवर्नमेंट जो है वो अपने ब्यूरोक्रेट्स को बचाने की कोशिश किया हो। तो आप उसको भी देखना कि अगर पॉलिटिशियन प्लस ब्यूरोक्रेट्स, अगर ये दोनों का नेक्सस हो जाए तो सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस चीजें हैं। आप अगर एक गलत करता है दूसरा उसको बचा रहा है तो आप बचाओ मत। कई बार ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो पॉलिटिशियन को बचाते रहते हैं, बाद में जाके मुझे यहां से इलेक्शन लड़ना है। तो इन दोनों का नेक्सस जो है वो ओवरऑल डेमोक्रेसी के लिए खराब है। आप ये लिख सकते हो, डेमोक्रेसी के लिए खराब है। सो इसके इस वाले में केसेस में वचाती जजमेंट में ये वाला है, तमिलनाडु का जजमेंट है, याद रखना, मद्रास हाईकोर्ट का। कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकुलेट करने की जरूरत है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो उस समय में 47 के बाद हड़बड़ी में बन गया, 49 और 50 में लागू हो गया कमेंसमेंट। सो जल्दी जल्दी बन गया, हम आजाद हुए थे तो हमको बनाना था, इसीलिए तो ऐसा राइटर लिखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इन्होंने तो इंडिया को भारत बना दिया, इन्होंने पार्लियामेंट चेंज कर दिया, अपना नया पार्लियामेंट बना दिया, तो कि नया कॉन्स्टिट्यूशन आएगा क्या, न्यू कॉन्स्टिट्यूशन। और उसको कंपेयर किया है गांधी वर्सेस, इसको कंपेयर किया गांधी वर्सेस अंबेडकर, कि अंबेडकर, गांधी की जो सोच थी कि किस टाइप का एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, वो अंबेडकर के सोच से अलग थी। ऑल्दो गांधी ने ही रिकमेंड किया था राजेंद्र प्रसाद को कि अंबेडकर को कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग का चेयरमैन बनाओ। सो आप सबको समझ कि गांधी ने ही रिकमेंड किया, और गांधी अंबेडकर के आइडिया से डिसएग्री भी थे। जैसे कि एग्जांपल के लिए बोला है, इसमें दिखाया है कि इन्होंने हिमसेल्फ ड्राफ्टिंग कमेटी का 1947 में बिलीव किया था कि इनको भेजा जाए। फिर जैसे गांधी की इंडस्ट्री को लेकर सवाल था कि स्टेट शुड बी, ये कह रहे थे कि अंबेडकर कह रहे थे कि स्टेट वुड बी ड्यूटी बाउंड टू मैनेज द इकोनॉमी एंड कंट्रोल इंडस्ट्री फॉर द कॉमन गुड। गांधी का मानना था कि नहीं, जो गांव है, विलेज है, वो सेल्फ सस्टेनिंग है, बट गांधी व्यूज एज सेल्फ सस्टेनिंग विलेज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, कॉटेज इंडस्ट्री। ये तो हमेशा से इनको, इसीलिए डीपीएस में लिखा भी गया है, विलेज पंचायत आर्टिकल 40 सॉरी 14 बोल रहा हूं, 40। सो कॉटेज इंडस्ट्री, तो इस टाइप की चीजें। तो ये यहां पे कह रहे हैं कि अंबेडकर कह रहे हैं कि वेलफेयर ऑफ स्टेट जो है, वेलफेयर स्टेट होगा कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट मीन्स कि स्टेट जो है वो इकोनॉमिक टाइप की एक्टिविटीज का ध्यान रखेगी, इसका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी बाउंड होगा मैनेज। और ये करें नहीं, ये विलेज सेल्फ सफिशिएंट है, अंतर है कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसको लिया गया तो अंतर है। फिर सेकंड ये इस टाइप की बोल रहे हैं कि गांधी हैज ग्रेव डिस्क्रिमिनेट विद ईच ऑफ अंबेडकर विजन बट रियलाइज, गांधी जो है वो बहुत सारी चीजों पे अंबेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन से जो बना रहे थे, ड्राफ्ट कर रहे थे, उससे एग्री नहीं थे, लेकिन अक्रॉस दी पार्टी अंबेडकर को सब चाहते थे, इसीलिए इन्होंने अपना हाँ भर दिया। सो क्यों नहीं अब जो है इतना टाइम हो गया है तो उसको अब अपडेट किया जाए और हिंद स्वराज को जगाया जाए। ठीक है, कि स्वराज मतलब खुद सेल्फ सफिशिएंट, जो स्वराज मतलब सुराज, खुद का राज, वहां के लोगों का, छोटे से छोटे लोगों का उसका पार्टिसिपेशन। सो इसको न्यू कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर अमेंड करके जो कॉन्स्टिट्यूशन आएगा, या फिर उसमें जो ब्रॉड लेवल पे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चेंजेस करने की जरूरत है, उसमें गांधी जी के व्यू को रखा जाए। तो उस टाइप की चीजों को लेके ये राइटर डिस्कस कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि अनलाइक नेम एंड बिल्डिंग, कॉन्स्टिट्यूशन डू नॉट एंड शुड नॉट चेंज ओवरनाइट। जैसे तुमने नाम और बिल्डिंग तो 2 दिनों में, 5 दिनों में चेंज कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना इतना आसान नहीं है। और ये है भी सच में कि आर्टिकल 368 पढ़ेंगे और फिर केशव नंदा भारती डॉक्ट्राइन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में बहुत टाइम लगेगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने में। बट दैट डज नॉट मीन दैट दे शुड नॉट चेंज एट ऑल। इसका मतलब ये नहीं कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को छेड़ नहीं सकते, ऐसा लिख रहे हैं राइटर। तो एक टाइप का न्यू कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है, आर्टिकुलेशन हो रहा है इसको, कि कैसे 1908 में गांधी ने क्या कहा था। तो वो बहुत सारी चीजें हैं
कि इंग्लिश रूल विदाउट इंग्लिश मैन, तो सब चले गए, लेकिन अभी भी जो है इंग्लिश तो चले गए, लेकिन जो रूल करने वाले हैं अभी भी वो बच गए। और ये फिर नॉट हिंदुस्तान बट इंग्लिस्तान, तो हिंदुस्तान नहीं हुआ, वो इंग्लिस्तान हो गया। तो इस टाइप के ये स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये जो भी है मैं इंडोर्स नहीं करता, इन्होंने लिखा है तो मैंने आपको बता दिया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने की बात हो, चेंज और या अमेंड करने की बात हो, तो ये पार्लियामेंट में किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन के जो बहुत सारे आर्टिकल हैं उसको तो चेंज ही कर रहे हैं। अब वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करने की बात हो रही है, तो थोड़ा सा उसमें पेंच फंसेगा, और श्योर हूं मैं कि 100% फंसेगा। तो कोई भी गवर्नमेंट पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकती है, उसके लिए फिर उसको जुडिशरी से बहुत सारे परमिशन लेने पड़ेंगे। जुडिशरी में ऑफ कोर्स उसको जो है केस फाइल होगा, ठीक है, पिटीशन फाइल होगी। लेकिन आप कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड जरूर कर सकते हैं, आपने बहुत अमेंडमेंट किए हैं, अभी भी तो आप वुमेन बिल देखे अमेंडमेंट किए ही हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट तो आपको कोई रोक ही नहीं रहा है, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब ये हाउस होल्ड की सेविंग रिड्यूस हो रही है, तो इस पे तो लगातार निर्मला सीतारमन जी कहती हैं कि कॉन्फिडेंस बढ़ा है, इसीलिए लोन ज्यादा ले रहे हैं लोग, तो इसलिए हाउस होल्ड का जो इनकम है वो कम हो रहा है। हाउस होल्ड का जो, सॉरी इनकम नहीं, सेविंग, जो सेविंग है वो कम हो रहा है। अंडरस्टैंड कि हमारे एक तो उनको अपनी सैलरी पे, अपनी एम्प्लॉयमेंट के ऊपर जो वो अर्न कर रहे हैं उनके ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़ा है कि मैं कमा सकता हूं, मैं और कमा सकता हूं, मैं और लोन ले लेता हूं, ठीक है। तो उसको लेके कॉन्फिडेंस मिला है मार्केट के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर, जहां पे वो काम कर रहे हैं उसके ऊपर, इसीलिए वो मोर ज्यादा लोन लेते हैं, कार लोन ले लेते हैं, एजुकेशन लोन ले लेते हैं, हाउस लोन ले लेते हैं। और दैट इज द रीजन कि इनकी सेविंग जो है वो रिड्यूस हुई है, और ये अच्छा संकेत है इनके हिसाब से। तो उसमें पूरा में यही डिस्कशन है, इसके ऊपर मैंने एक बहुत बड़ा लेक्चर लिया भी है। सो सेम चीजें हैं, तो रिपीट नहीं करूंगा। उस पूरी चीजों से निकलता यही है, एक लाइन एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, कि जो पुर्तगाल में थे, पुर्तगाल में कुछ बच्चे हैं, 6 बच्चे 11 से 24 साल के। तो पुर्तगाल के बच्चे ने क्या किया है, वर्सेस 32 जो गवर्नमेंट है, 32 गवर्नमेंट जो है ईयू का, प्लस उसमें रसिया भी शामिल है, यूके भी शामिल है। अंडरस्टैंड। सो ये बच्चे ने इनके ऊपर पिटीशन फाइल कर दिया है, केस कर दिया है, पिटीशन। बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और कहा है कि आप अपनी ड्यूटी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हो। किसको बोला है, इन 32 कंट्री को बोला है, ईयू प्लस यूके प्लस रसिया प्लस समथिंग। तो इनको बोला है कि आपको जो ड्यूटी बॉन्ड थे पेरिस, जो क्लाइमेट एक्शन प्लान था 2015 वाला, जिसमें आपको 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा आपको नहीं करना था, इसके अंदर में ही आपको कंपेरेटिवली जो पुरानी आपकी कंपेयर था उससे आपको इससे ज्यादा नहीं बढ़ना था टेम्परेचर। तो आपने इसके लिए जो भी आपको करना था, आप उसमें सक्षम नहीं है। आप क्यों, क्योंकि आप तो दुनिया के सबसे 6 मतलब 6th सबसे बड़े एमिटर हो पॉल्यूशन का। तो और आप एमिटर हो, और आपकी वजह से हमारा क्या हो रहा है, आपकी वजह से हमारे जो भी जितने भी राइट्स हैं वो सारे डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर तो हमारा है, आप हमारा फ्यूचर बर्बाद कर रहे हो। तो उसको लेके कोर्ट केस हो गया था, और ये कह रहे हैं कि क्या हो रहा है, तो वो देखो ये कह रहे हैं कि इसकी वजह से हमारा जो है जितने भी राइट्स हैं, द नेशन हैव दस वायलेटेड पीपल्स फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टिंग अंडर यूरोपियन कन्वेंशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, इंक्लूडिंग, बच्चे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि राइट टू लाइफ, राइट टू फ्री फ्रॉम इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट, राइट टू प्राइवेसी, फैमिली लाइफ, एंड द राइट टू फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। ये सारा चीज आपकी वजह से बर्बाद हुआ है मेरा। तो ये यूरोपियन ह्यूमन राइट्स के सामने में 16-17 जज हैं, उनके सामने में ये पिटीशन डाले हैं और ये लड़ रहे हैं। और इस पिटीशन का नाम, लॉ सूट का नाम है ड्यूराटे ऑगस्टिनो एंड अदर वर्सेस पुर्तगाल एंड अदर कंट्री। तो ये 2020 का केस है, और अभी इस पे सुनवाई चालू है। तो ये है।
तो क्लाइमेट चेंज और इनकी वजह से, पॉल्यूशन की वजह से, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज को जो एक्शन है उसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो फेल है एज पर ये बच्चे, कि उनको जो कदम, आप तो, आपको जितना फंड देना चाहिए आप वो फंड का भी यूटिलाइज जो है वो कुछ एक साल में कर लेते हो, लेकिन उससे रिजल्ट कुछ नहीं निकलता है। इसमें ये भी लिखा गया है कि आप अपने फंड को भी देखो। फिर मेजर्स भी लिखे हैं कि आप क्या कर सकते हो। तो आप अपने जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको कम करो। आपको फॉसिल फ्यूल जो है जिसके आप उसको करते हो खर्चा, उस पर कम करो, आप ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। आपने आपने कई साइंटिस्ट ने कहा है कि आप 55% कह रहे हो कि मैं कम करूंगा 1990 के लेवल से, लेकिन आपको जो 75% ये कम करना चाहिए, तब जाके आप उस लेवल पे पहुंच पाओगे। क्योंकि क्लाइमेट जिस हिसाब से इफेक्ट कर रही है बच्चों को, आप उसका रिपरकशन समझ नहीं पा रहे हो, और ये सब पिटीशन में डाला गया है। और यूनिसेफ कहता है कि ये क्लाइमेट क्राइसिस नहीं है, एक टाइप का चिल्ड्रन क्राइसिस है। क्लाइमेट क्राइसिस आप नाम दे रहे हो, लेकिन ये एक टाइप का चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन की साइकोलॉजी के लिए, उसके मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं ये लोग। और ये लोग हीट से, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों से, जैसे यूरोप में इस बार, ग्रीस में, कनाडा में देखोगे इतनी गर्मी थी इस बार कि उसकी वजह से अलग अलग जगह पे जो आग लग रही है उसकी वजह से उनको अलग अलग टाइप की बीमारियां हो रही हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पेपर 4 में, एथिक्स में, केस स्टडी में बहुत इंपॉर्टेंट आएगा कि ये 6-7 बच्चे जो 24 साल के भी नहीं हुए, 11 से 24 के बीच में हैं, वो इतनी बड़ी कदम उठा रहे हैं क्लाइमेट को सस्टेनेबल बनाने के लिए। आप देखो कि ये लिखा है कि ईयू एज प्रेजेंट 6th लार्जेस्ट एमिटर है CO2 का, और आपको ये कदम लेने चाहिए थे। यूनिसेफ ने वो भी कहा कि चाइल्ड राइट का क्राइसिस है ये। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तो वही न्यूज है, बार बार वही है कि एक इटालियन, इजिप्ट के एक मंत्री थे या MP थे, इजिप्ट के कोई, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, तो उनके मोबाइल को हैक कर लिया गया, मोबाइल को हैक कर लिया गया, और उनपे उन्होंने बस केवल ये बोला था कि इस बार 2024 वाला इलेक्शन मैं भी लड़ूंगा, इस टाइप का। वहां में जो इजिप्ट है वहां भी इलेक्शन होने वाले हैं, तो उसको लेके तो उनके ऊपर चेक रखे जाने लगा, और उसके लिए स्पाईवेयर का यूज किए, एक टाइप का यूज करना स्टार्ट कर दिए। तो स्पाईवेयर क्या होता है? एक टाइप का, आपको समझो कि ये है मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो आपके डिवाइस में इंटर करके आपके सेंसिटिव डेटा को निकाल लेगा, और आपके कंसेंट के बिना वो किसी थर्ड पार्टी को दे देगा, और जो उसके मालिक होगा, जो उसने उसको दिया होगा कि पर्टिकुलर काम के लिए, मान लो कि किसी के ऊपर चेक रखना है, किसी का एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के जो हेड हैं उनके ऊपर, तो वो इस टाइप का स्पाईवेयर जो है वो उसके सॉफ्टवेयर में भेज देगा। तो उसको लेके है। सो कैसे इस टाइप का, तो ये तो आप लोग ने ये वाला तो पेगासस वाला केस तो सुना ही होगा कि इंडिया के भी बहुत सारे लोगों को इसमें नाम था कि उन्होंने भी, पेगासस वाला जो केस है वो इजराइल का है, ये एक इजराइल का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर है, और ये एक टाइप का स्पाईवेयर है कि जिस वो उसमें जाता है और वहां के वो हैक कर लेता है मोबाइल। ठीक है। इवन इसमें तो ये भी था कि पेगासस आप पढ़ेंगे तो इसमें ये था कि एक ऐसी मोबाइल को ऑपरेट कर देता है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि वो मोबाइल में आपके कैमरा को ऑन कर देगा, आपके माइक्रोफोन को ऑन कर देगा, और एक टाइप का सॉफ्टवेयर जो है वो एक टाइप का स्पाई रखने लगेगा आपके ऊपर। तो आपको पता नहीं चलेगा कि आप हथियार लेके चल रहे हो कि फोन लेके चल रहे हो, आप ही की सारी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं। तो इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं, तो वो जो पॉलिटिकली लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उसकी वॉइस को सप्रेस करने का एक टाइप का एक एक्ट है ये। इससे क्या होता है? डेमोक्रेसी जो है कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि आप उसकी वॉइस को, फ्री वॉइस को सुनना ही नहीं चाहते, उसकी वॉइस को दबाना चाहते हो। इस बंदे ने तो केवल ये बोला कि मैं अगला इलेक्शन लड़ूंगा, और आपने उसके पीछे लगा दिया। अब इसके पीछे कौन लगाया, इसका नाम केवल याद रखो, साइट्रॉक्स प्रीडेटर स्पाईवेयर है इसका नाम अभी। और वो पुराना वाला जो था, जो इजराइल ने बनाया था, उसका नाम जो था पेगासस है। तो ये दोनों चीजें अगर पूछेगा तो ये है, तो उसमें यही है बस, और कुछ नहीं है। कैसे कैसे मिसयूज, स्पाईवेयर समझ गया ना? स्पाईवेयर का मतलब एक मिलीशियस सॉफ्टवेयर है जो इस तरह का डिजाइन होगा कि आपके सिस्टम में घुस जाएगा और आपका सेंसिटिव डेटा को लेकर बिना कंसेंट के थर्ड पार्टी को दे देगा। और फिर इसमें ट्रोजन होते हैं, स्पाईवेयर होते हैं, एडवेयर्स होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं।
ट्रोजन अगर ये पूछ लिया तो चलो ट्रोजन, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रैकिंग कुकीज एंड सिस्टम मॉनिटर, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्पाईवेयर होते हैं, सबका काम अलग अलग है। तो वो है। सो दिस इज ऑल अबाउट कि ये केस ये था कि गवर्नमेंट एजेंसी को कैसे, अब ये पहले जो लोग काम करते थे कि फाइनेंशियली ट्रांजैक्शन को चुराने के लिए, अब क्या है चेक रखने के लिए करते हैं कि वो उनके ऊपर स्पाई रखते हैं कि ये इसका डिसीजन क्या होने वाला, वॉइस क्या होने वाला है, किससे बात कर रहा है, कौन से पार्टी से, अपने ही बंदे को भी करवाते हैं। समझ लो। तो पहले तो आप इसको लिखना कि पहले तो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए किसी का फाइनेंस अगर उसको हैक करना होता था तो स्पाईवेयर यूज करता था। अब तो पॉलिटिकल वॉइस को भी कमजोर किया जा रहा है, पॉलिटिकल वॉइस को भी कमजोर करने में किया जा रहा है। अंडरस्टैंड। ये है। इंडिया यूएस का रिलेशन अच्छा हो जाएगा, सदी का सबसे अच्छा रिलेशन कर देंगे, ऐसा जयशंकर साहब कह रहे हैं। और जी20 में बहुत हेल्प किया, यूएसए के बिना जी20 नहीं हो सकता, तो ये चीजें तो उसको तो ज्यादा अपन, ये डिसेबिलिटी कंपनसेशन को भी लेके आए कि कैग ने बोला है कि ये जो डिसेबिलिटी कंपनसेशन जो आप बांटते हो, डिफेंस मिनिस्टर को कहा है उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो हैं वो अलग अलग मुझे फ्रॉड टाइप के इस टाइप की चीजें आ रही हैं, तो आप उसको देखो। तो ये वाली चीजें हैं, कैग की रिपोर्ट के बाद ये चीजें हो रही है। अब ये खालिस्तान को लेके यहाँ पे प्रदर्शन करेंगे, SKUF जो होता है, सिख फेडरेशन ऑफ यूके में जो है सिख फेडरेशन, वो बोल रहे हैं कि खालिस्तान के जो एक्टिविस्ट थे अवतार सिंह खांडा, उसमें जो मारा गया उसमें किसका रोल है वो पता करना, उसके लिए डिमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। और ये यही खांडा है जो अमृतपाल का मतलब इसका मेंटोर माना जाता है, वो जो यहाँ पे पंजाब में जो अभी अरेस्ट किया गया था, तो उसके ऊपर ये लोग वहां पे भी हाई कमान के सामने में यहाँ पे ये डिमोन्स्ट्रेशन करने वाले हैं। तो खालिस्तान वाला तो ये मूवमेंट अभी तो चलेगा। ये खांडा वही है, अमृतपाल के गुरु हैं, मेंटोर हैं, वही लिखा गया। नेक्स्ट, ये चंद्रयान को 3 की सफलता को लेकर लिख रहे हैं, जो इसरो के चेयरमैन हैं वो इस टाइप की चीजें लिखे हैं। तो ये तो इसके ऊपर तो अपन काफी कवर। अफगानिस्तान ने बोला कि एम्बेसी ने, अफगानिस्तान की एम्बेसी कह रही है कि दिल्ली में जो उनकी एम्बेसी थी उसको बंद कर दिया है, शट डाउन कर दिया है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको हेल्प नहीं दिया, जितना हेल्प देना चाहिए उतना हेल्प किया नहीं, उसकी वजह से वो, अब इनके ये खुद ही के प्रॉब्लम है। देखो अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान की सरकार बन गई, तो तालिबान चाह रहा है कि हमारा बंदा दिल्ली में बैठे, और ये पुराने वाले जो बंदे हैं इनके, जो यहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए हैं एम्बेसी में, ठीक है, वो तालिबान को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। तालिबान को पूरे वर्ल्ड में अभी तक कोई एक्सेप्ट भी नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो बैकडोर अलग अलग जगह से जाके अपनी एम्बेसी में लोगों को बैठा रहा है। तो ये इन दोनों के खुद के प्रॉब्लम है, तालिबान गवर्नमेंट के और जी यहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो एम्बेसी में बैठे हुए हैं। तो तालिबान गवर्नमेंट ने फंड देना बंद कर दिया होगा। तो दिल्ली इसमें जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन क्या है कि इंडिया ने हेल्प नहीं किया। इंडिया ऐसे कैसे हेल्प कर सकता है? आपको एम्बेसी चलानी है तो आपको खुद की चलानी होगी। तो फिर भी इंडिया जो है वो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे बहुत सारे लोगों को अभी भी वीजा दे रहा है। तो इन दोनों की तालिबान वर्सेस अफगानिस्तान की खुद की ही लड़ाई चल रही है। ऑल्दो वो लिख तो यही रहे हैं कि सपोर्ट नहीं किया, लेकिन पीछे की बात ये है, हमारा स्टैंड ये है इस पे। अब जितने भी मेडिकल कॉलेज होंगे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अगर वहां पे कुछ इरेगुलरिटी पाई जाएगी तो उसमें फाइनेंशियल, एक टाइप का फाइनेंशियल पेनल्टी लगा जाएगी। क्योंकि अब प्राइवेट मेडिकल आप कॉलेज देखोगे तो उसमें बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, और उनकी फीस अगर देखोगे तो कोई बंदा एमडी करने जा रहा है तो 2 करोड़, अगर और साल का अगर उसको एमबीबीएस कर रहा है तो 1 करोड़ जा रहा है। 5 साल का कोर्स है तो 5 करोड़ प्लस 2 करोड़, 7 करोड़ 8 करोड़ बनने के बाद वहां पे एमबीबीएस निकल रहा है, एमडी निकल रहा है। लो, तो उसमें अगर इसमें भी अगर आप झूठ बोलते हो, आप कुछ इस टाइप की फ्रॉडगिरी करते हो, तो एनएमसी जो है वो आपको अब इजीली नहीं लेने वाला है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो है वो इजीली आपको नहीं लेगा और आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगा। तो इसको लेकर कुछ जो एक्टिविस्ट हैं वो नाराज भी हैं। वो एक्टिविस्ट कहते हैं कि ये इनके ऊपर जो फाइनेंशियल जो आपने पेनल्टी सोचा है अच्छी बात है, लेकिन वो फाइनेंशियल उसकी वजह से वो जितना लॉस होगा ना, प्राइवेट जो कॉलेज है वो पैसा जो है वो स्टूडेंट से भरवाएगा, उसका फीस बढ़ा देगा, कुछ और कर देगा, और उससे कुल मिला के आप इनडायरेक्ट वे में जो स्टूडेंट के हैं पॉकेट पे, उसके पॉकेट पे एक टाइप का आप ये पॉकेट की कटिंग होगी। सो
इनडायरेक्ट वे में नुकसान करेगा स्टूडेंट को। आप इसकी जगह पे आप उसकी लाइसेंस रद्द करो, कुछ इस टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन लो उसके खिलाफ, इस टाइप की चीजें करो। तो ये चीजें हैं। तो आप समझ गए पूरा चीज ये क्या था। ये नो कॉपीराइट वाला जो हो गया, कुछ यूट्यूबर्स थे उन्होंने ब्लॉग में ना प्रसार भारती के जो भी ऑफिशियल वीडियोज होंगे उसको डाल दिया होगा, तो उन्होंने नोटिस भेज दिया होगा। तो इसी के लेकर कोर्ट वहां पे लड़ाई हुई पार्लियामेंट में, और फिर पार्लियामेंट में जवाब देना पड़ा कि प्रसार भारती जो है वो एक टाइप का सर्विस कर रहा है लोगों को इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए, तो वो कोई कॉपीराइट नहीं है, तो वो कर सकते हैं, फ्री कर सकते हैं इनकी वीडियो को। अगर इनके पार्लियामेंट के अगर सेशन में अगर आप प्रसार भारती से अगर कोई वीडियो कट करके अगर लगा दिए हो तो आप कर सकते हैं इस टाइप का चीजें। तो उसको याद रखना। ये है। नेक्स्ट है डीजीसीए में भी पायलट फ्रॉम द यूजिंग। हाँ, अब ये पायलट को क्या कर दिया, पायलट लोग परफ्यूम लगा के चले जाते हैं और उससे पता नहीं चलता है कि वो अल्कोहल लिए हैं कि नहीं, तो उसको थोड़ा सा बैन करने वाले कि आप परफ्यूम यूज मत करो। टीवी की शॉर्टेज है, टीवी की ड्रग्स की शॉर्टेज है, तो उसको लेके हेल्थ मिनिस्टर ने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन बहुत सारी ऐसी दवाई हैं जो टीवी अभी बहुत सारे अलग अलग जगह से स्टेट गवर्नमेंट से आ रहा है कि वो बहुत शॉर्टेज है, वहां पे कम है। ठीक है, मैं 3-4 दवाई लिखा दूंगा कल की क्लास में, जहां पे 1-2 दिन पेपर में मैंने पढ़ा है कि 4 दवाई ऐसे हैं जहां पे शॉर्टेज चल रहा है। ठीक है, सो एंटी टीबी ड्रग्स को लेकर थोड़ा सा सोचना। जो टीवी से रिलेटेड जो एक बीराक्विलिन तो अपन ऊपर पढ़ ही लिया, और भी बहुत है, रेमाफेसिन है, और भी बहुत सारी दवाई हैं जो टीवी में यूज होता है, तो आप उसको याद रखना, कभी वो 3-4 दवाई ही पूछ ले आपसे। अभी टर्किश के पार्लियामेंट के सामने में सुसाइड बॉम्बर पहुंच गया था, तो बाल बाल बच गए यहाँ पे, तो वो इस टाइप की चीजें हैं। और यहाँ पे इलेक्शन होने वाला है पोलैंड में, तो लड़ाई चल रही है। हाँ, इंडोनेशिया ने पहली बार साउथ ईस्ट एशिया में पहली बार चाइना से रिलेटेड जो चाइना का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है बीआरआई, उससे रिलेटेड बना हुआ एक ट्रेन चालू होने वाला है इंडोनेशिया में। जबकि इंडोनेशिया का साउथ चाइना सी में एक डिस्प्यूट भी है चाइना के साथ, लेकिन फिर भी जो है वो इस टाइप की चीजों में, और ये डिले हो गया, 2019 में बनकर तैयार होने वाला था और अभी बनकर तैयार हुआ है। 5 करोड़ 500 कुछ है, 5 बिलियन मतलब 500 करोड़ में बनना था यूएसडी डॉलर में, 700 करोड़ लग गया डिले की वजह से, कोविड की वजह से। और बांग्लादेश में जो है खलीदा जिया जो है वो अपोजिशन में बीएनपी की चीफ थी पहले ये, और इनको जेल हो गया है, तो ये ट्रीटमेंट कराने के लिए बाहर जाने वाली थी खलीदा जिया जी, अपोजिशन की है बीएनपी की, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की। तो उनको नहीं जाने दिया रहा है, मना कर रहा है, क्योंकि शेख हसीना गवर्नमेंट बोल रही है कि नहीं, आपको परमिशन नहीं है तो नहीं जाने देंगे। तो उसको लेके थोड़ा सा हेल्थ को लेके है ये न्यूज में, तो अपोजिशन को है, अपोजिशन वर्सेस वहां भी चल रहा है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे पेपर, और मैंने सारा चीज कवर करने की कोशिश किया है। 2 दिन का वीडियो जो है, लास्ट 2 दिन का वीडियो किसी पर्टिकुलर चीज की वजह से मैं नहीं ले पाया था, मैं उसको उसके जितने भी एडिटोरियल के पार्ट है मैं किसी दिन कवर करवा दूंगा। सो आप उसको टेंशन मत लीजिए, मुझे याद रहता है सब कुछ। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ध्यान रखें और अपने घर वाले को भी ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।